मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ स्टेश नैन मोर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी सरगर्मियों से जुड़ी खबर के साथ। हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं, 10 मई को वोटिंग होनी है। इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है। बीजेपी का मेयर प्रत्याशी को लेकर मंथन हुआ है। दिल्ली में देर रात तक हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई। मेयर और चेयरमैन प्रत्याशियों के नामों पर मंथन इस बैठक में किया गया। हरियाणा भवन में चुनाव समिति की बैठक थी जो काफी देर रात तक चली है। आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी बीजेपी कर सकती है। 20 अप्रैल का दिन तय किया था और लगातार मंथन के बाद आज हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाए। कांग्रेस अपने तीनों मेयर के नाम फाइनल कर चुकी है और अब इंतजार बीजेपी के उम्मीदवारों का है। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला में निकाय चुनाव होने। तो दिल्ली में देर रात तक मेयर और चेयरपर्सन उम्मीदवारों के नामों पर मंथन बीजेपी की तरफ से किया गया। तैयारी पूरी है बीजेपी की। बीजेपी के तमाम नेता जीत का दम भी भर रहे हैं और कल दिल्ली में बाकायदा शहरी सरकार बनाने से पहले, इस चुनाव से पहले बीजेपी ने मंथन किया है। बीजेपी आत्मविश्वास में है क्योंकि तीसरी बार लगातार प्रदेश में भी सरकार बनाई है और केंद्र में भी। उसके बाद शहरी सरकार का चुनाव। ये तस्वीरें कल की बैठक की आपको दिखा रहे हैं और यहां से बीजेपी की रणनीति किस तरीके से हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद रहे और देर रात तक इन चुनावों को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होता रहा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिसार के बाद कुरुक्षेत्र में भी दिग्विजय सिंह चौटाला पर एफआईआर हुई है। यूनिवर्सिटी में जेजेपी के प्रोग्राम में तोड़फोड़ का ये मामला है जिसमें उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। मंजूरी देने वाले प्रोफेसर सस्पेंड हो चुके हैं। हिसार के बाद कुरुक्षेत्र में दिग्विजय सिंह चौटाला, जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है और केयू की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और हंगामा करने के आरोप के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। पदाधिकारियों को भी नामजद किया गया है। 7 अप्रैल को केयू के डॉक्टर आरके सदन में प्रोग्राम हुआ था। 7 अप्रैल के प्रोग्राम की तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। इस प्रोग्राम में इंसो के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए सदन में लगी कुर्सियों को तोड़ा था और 7 अप्रैल के बाद अब जाकर इस मामले में एक्शन लिया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में दिग्विजय सिंह चौटाला का नाम भी शामिल है। विशाल मुकिमपुरा, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंसो, इन पर भी एफआईआर हुई है। ऑर्गेनाइजर बताया गया है इनको और कुछ अन्य जो कार्यकर्ता है इंसो के, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। इंसो के स्टेट प्रेसिडेंट जसविंदर खेरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। जसविंदर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार मैम। 7 अप्रैल को जो प्रोग्राम था आप लोगों का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उसमें तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन अब जाकर एफआईआर हुई है। किस किस का नाम इस एफआईआर में है और क्या कुछ इस एफआईआर के जरिए बताने की और आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि किस वजह से एफआईआर हुई है? नहीं मैम, देखिए तोड़फोड़ तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं हुई। वहां पर एक कार्यक्रम था, छात्र संवाद था। श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी वहां पर कार्यक्रम में पहुंचे थे और छात्र संवाद है। उस छात्र संवाद के तहत वहां पर जो बच्चे उनको सुनने के लिए ज्यादा वहां पर पहुंच गए और इस वजह से थोड़ी भीड़ होने की वजह से कुछ कुर्सियां वहां पर टूटी थी। तो हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन से ये कहा था कि जो भी इसको यूनिवर्सिटी की जो क्षति हुई है, जो कुर्सियां टूटी हैं, उसका हर्जाना भरने के लिए हमने तैयार है और यूनिवर्सिटी इसके लिए मान भी गई थी। लेकिन जो हिसार में घटना हुई उसके बाद इन्होंने ये निर्णय लिया कि इनके ऊपर क्यों ना एफआईआर दर्ज करके इनको दबाया जाए। तो मैं एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो सी सरकार की मंशा है, हमें डराने और धमकाने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आप ये कह रहे हैं कि हिसार के इंसिडेंट के बाद जानबूझकर अब जाकर कुरुक्षेत्र वाले मामले में आपके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा गया है? मैं वही कह रहा हूँ, उसका सीधा सीधा सा देखें। 7 तारीख को ये कार्यक्रम हुआ और 7 तारीख के बाद आज ये हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की है, तो इसका क्या कारण समझे हम मैडम?
अगर एफआईआर दर्ज करवानी थी तो आप उसी दिन करवा देते हमारे ऊपर, हमने कब मना किया था। लेकिन ये तो कोई बात नहीं ना हुई कि आप एक राजनीतिक मंशा लेकर स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम कर रहे हैं, और जिन लोगों का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है उन लोगों के आप ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? आप किनका जिक्र कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले में शामिल भी नहीं थे? क्या दिग्विजय सिंह चौटाला शामिल नहीं थे? कौन और किन पर एफआईआर हुई, पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए मैम, सबसे पहले तो जो हमारे नेता है दिग्विजय सिंह चौटाला जी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, और मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है जसविंदर खैरा के ऊपर, और दीपक मलिक हैं हमारे इंसो के स्टेट प्रेसिडेंट, उनके ऊपर हुई है, और हमारी मंजू जाखड़ के ऊपर हुई है, विशाल मुकीमपुरा, नवीन सिहाग, राजू डुल पाई, राजेश पायलट, और दो गर्ल्स हैं हमारी जो मंच संचालन कर रही थी वहां पर, ईशिका जी, एक लड़की और है। तो इनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की है। तो मुझे ये मामला ही नहीं समझ आ रहा कि किस कारण से एफआईआर दर्ज की गई है। और आप लोगों ने क्या नुकसान की भरपाई कर दी थी? जैसा कि आपने पहले बताया, हमें नुकसान की भरपाई हो चुकी थी। मैं वही बता रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम होता है वो रेंट पर मिलता है, हमने उसकी रेंट दी, उसकी सिक्योरिटी दी, और ये जो क्षति हुई है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हमारी धरोहर है, यहाँ की एक भी टूटती है तो हमें उसका दर्द होता है। तो हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को, वाइस चांसलर को ये कहा था कि जितनी कुर्सियां यहाँ पर टूटी हैं हम इसका हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं, आप हमें प्रपोजल बनाकर इसका एस्टिमेट बनाकर दें, हम इसको तैयार करवा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हिसार इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट की वजह से इन्होंने यहाँ पर भी एफआईआर दर्ज की ताकि इन लोगों को डराया और धमकाया जा सके। दिग्विजय सिंह चौटाला और तमाम जो स्टूडेंट लीडर हैं और अन्य लीडर हैं उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज करके पता नहीं क्या दर्शाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है, हम दबने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या अगला कदम होगा जेजेपी का और इंसो का? अगला कदम, आज हमारी पार्टी की मीटिंग है और उस मीटिंग में एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, मुझे लगता है कि उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये तोड़फोड़ क्या जरूरी थी? क्या सही थी ये सब? देखिए मैम, बार बार आप तोड़फोड़ वर्ड यूज कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हमने तोड़फोड़ नहीं की है। स्टूडेंट ऑडिटोरियम में आए, स्टूडेंट दिग्विजय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए ज्यादा वहां पर पहुंच गए। थोड़ी जो कुर्सियां टूटी हैं मैं उस चीज को मानता हूं, लेकिन ये तोड़फोड़ नहीं कह सकते। वहां पर कोई गुंडे थोड़ी आए थे मैम, वहां पर स्टूडेंट आए थे। ये एबीवीपी वाले स्टूडेंट्स को गुंडा कहते हैं, ये भी चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्योंकि इनका जनाधार यूनिवर्सिटी कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। इनसो हमेशा से एक मजबूत संगठन रहा है और इनको कहीं ना कहीं ये डर सताने लग गया है कि ये इनसो की एंट्री और दिग्विजय सिंह चौटाला जी विश्वविद्यालय में जा रहे हैं और स्टूडेंट इनको सुनने के लिए आ रहे हैं। इनकी जो आरएसएस की शाखाएं ये विश्वविद्यालय में लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी शाखाएं डर सताने लग गया है। शुक्रिया डॉक्टर जसविंदर खैरा लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। और विशाल मुकीमपुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंसो हैं। विशाल, आपसे हम समझना चाहते हैं, जो एफआईआर हुई है, अब आरोप तो आप लोगों पर है कि भाई आपने कार्यक्रम की आड़ में यहां पर तोड़फोड़ की है, किस किस का नाम है? आपके सहयोगी ने हमें बताया भी कि 7 अप्रैल का मामला था, अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको इसमें लगता है कि कोई साजिश है या हिसार वाले इंसिडेंट की वजह से इसमें एक्शन लिया गया है अब जाकर? मैम, ये सरकार हमें डराना चाहती है, हम डरने वाले नहीं है। 7 अप्रैल को हमारा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो प्रोग्राम था, तो 10 या 11 तारीख को मैं ओएसडी साहब के पास जाकर के, चलो जो नुकसान हुआ है उस चीज के लिए मैं अर्जा न भरने के लिए रेडी हुआ था, तो उन्होंने बेकायदा लेटर जारी करके और डीआर साहब भेज करके उस हॉल का, सदन का मुआयना करके हमें ठीक करवाने की परमिशन दे दी गई थी। फिर भी उसके बावजूद 13 दिन के बाद हमारे साथियों दिग्विजय सिंह चौटाला जी व अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आरोप तो ये भी है, अगर हम सियासत की बात करते हैं विशाल, इस पूरे मामले में वो कह रहे कि भाई आप इसको राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं। इस पर क्या फिर जवाब है आप लोगों के पास? मैम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय व हरियाणा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों को हम आरएसएस और बीजेपी का अड्डा नहीं बनने देंगे। अगर हम स्टूडेंटों के लिए प्रोग्राम करते हैं वो ठीक नहीं है, अगर ये आरएसएस की शाखाएं लगाते हैं क्या वो ठीक है जी? बीजेपी के प्रोग्राम करते हैं उसके लिए तो ना इनको कोई परमिशन लेने की जरूरत, ना कोई फीस पे करने की जरूरत जी। इनको 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती हैं। अगर इंसो संगठन कोई प्रोग्राम करता है
हमें पैसे दे करके या प्रोफेसर से बुकिंग करवा करके भी बुकिंग करवाने की परमिशन ही नहीं मिलती। ऐसा क्यों, क्या जिस लगता है प्रोफे आपको? क्या आप लोग, सिर्फ आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे? आज के टाइम मैम अगर विपक्ष छात्र संगठन विश्वविद्यालयों में है तो 900 छात्र संगठन है। एनएसयूआई स्टूडेंटों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रही, आज ग्राउंड लेवल पे नहीं है। एबीवीपी वो देखो जी सरकार का सहारा ले रहे हैं, कभी स्टूडेंटों को गुमराह करते हैं, तुम्हारे नंबर कट कर दिए जाएंगे, तेरे को एडमिशन कट कर दिया जाएगा। मेरे प्रोग्राम में जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सभी छात्र छात्राओं को डराया और धमकाया जा रहा है। हम न डरने वाले लोग हैं, न झुकने वाले लोग हैं, न दबने वाले लोग हैं। एफआईआर चाहे एक की बजाय 70 एफआईआर दर्ज करें, हम डरने वाले लोग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम बातचीत के लिए। तो जेजेपी के नेता और इंसो के जो पदाधिकारी हैं उनका यही कहना है कि हिसार इंसिडेंट के बाद, जो हिसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ घटना घटी, उसके बाद 7 अप्रैल का जो कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था जिसमें कुछ इंसो कार्यकर्ता कुर्सियां तोड़ते हुए नजर आए थे, उसमें एक्शन लिया गया। बदले की भावना है, डराने धमकाने के लिए एक्शन लिया गया है। उधर पुलिस का यही कहना है कि तोड़फोड़ हुई थी, इसमें कानूनी कार्रवाई की गई है। कुरुक्षेत्र ही नहीं, हिसार का मामला भी अभी ठंडा नहीं पड़ा है। हिसार में जेजेपी नेताओं के प्रदर्शन पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दिग्विजय सिंह चौटाला समेत 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीसी ऑफिस पर प्रदर्शन के दौरान गेट तोड़ने की कोशिश का आरोप है। पुलिस और अधिकारियों से अभद्रता का भी आरोप है। 17 अप्रैल को सामूहिक गिरफ्तारी देने पहुंचे थे समर्थक। दुष्यंत चौटाला के काफिले पर रैश ड्राइविंग के आरोप लगे थे। तेज रफ्तार और गलत ओवरटेक से हादसा टलने का दावा किया था। एसआई राजकुमार के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप है। डीएसपी कंवलजीत ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है। वाई प्लस सिक्योरिटी में प्राइवेट पायलट गाड़ी का प्रावधान कहा कि बिल्कुल नहीं है। दोनों पक्षों की शिकायतों पर एसआईटी गठित हो गई है। डीएसपी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के बाद इस मामले में आगे एक्शन लिया जाएगा। स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो पायलट का काम कर रही थी, उसने गलत तरीके से ओवरटेक किया, जिसकी फुटेज हमारे पास है, मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इस पर सही मिल गेट इंचार्ज ने गाड़ी ने अपनी गाड़ी को उसके सामने लगाकर जो पायलट का ड्राइवर था उसको हिदायत दी कि भाई आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो, 2-3 बार आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होते होते बची है और आप ढंग से गाड़ी चलाओ। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। तो इस पर दुष्यंत जी ने उनको रोकने का प्रयास किया और वहीं मौजूद हमारे मिलगेट के कर्मचारी एसआई राजकुमार के साथ दिग्विजय जी ने काफी अभद्रता की और उसको धक्का भी दिया। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, दुष्यंत जी वाई प्लस प्रोटेक्टी है, उसमें पायलट एस्कॉर्ट का कोई प्रावधान नहीं है। वो जो पायलट गाड़ी यूज कर रहे थे प्राइवेट गाड़ी को, वह वाई प्लस के नियमों की अवहेलना है। दोनों पक्षों से मेरे पास शिकायत मेरे पास आई है। मैं एसआईटी इंचार्ज बनाया हूँ, उसका उस शिकायतों की जांच एसआईटी द्वारा अमल में लाई जा रही है। जैसी भी सूरत होगी आपको अवगत करवा दिया जाएगा। हरियाणा की अनाज मंडियों में उठान धीमा है। धीमे उठान से किसान आड़ती परेशान नजर आ रहे हैं। यमुनानगर अनाज मंडी में इनेलो नेताओं ने दौरा किया। कहा, गेहूं बेचने वाले किसानों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। उठान धीमा होने से भुगतान में देरी आ रही है। नियम के मुताबिक 72 घंटे में भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन लिफ्टिंग नहीं हो रही। कई मामलों में 72 घंटे के बाद भी पैसा किसानों को नहीं मिला। मंडी में 5.5 लाख बैग गेहूं पहुंचा है। उठान केवल 30 से 40% तक ही सीमित बताया गया है और लिफ्टिंग ना होने की वजह से जाहिर तौर पर भुगतान वक्त पर नहीं हो पा रहा। देखिए, 1 तारीख से हमारा यहाँ पे किसान कष्ट निवारण केंद्र खुला हुआ है और हम सारी देखरेख कर रहे हैं। आज किसान हमारे पास आ रहे, किसानों की पेमेंट नहीं हुई 1 तारीख से। किसी ने 1 तारीख को गिराया, किसी ने 2 तारीख को गिरा, किसी 4 तारीख को गिरा। आज हम अपने आड़त एसोसिएशन के प्रधान है मरीजिन से पता करने के लिए आए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लिफ्टिंग बहुत कम हो रही है। हमने परसों एसडीएम को भी फोन किया, भैया लिफ्टिंग पे कराओ ताकि लोगों की पेमेंट आए। तो ठेकेदारों को फोन करते हैं, ठेकेदार तो फोन उठाता ही नहीं है। अब आज प्रधान जी से मिलने के लिए आए, अभी क्या कहेंगे, क्यों नहीं हो रही है? आज हमारे पास इंडियन नेशनल लोकदल की टीम आई, उन्होंने हमारे पास आकर एक बात रखी
कि ये किसानों की पेमेंट लेट क्यों हो रही। तो हमने इनको अपना पूरे विस्तार से बताया कि जैसे लिफ्टिंग न होने की वजह से किसानों की पेमेंट रुकी हुई है। अब पहले लिफ्टिंग होगी, गाड़ियाँ लोड होंगी, उसके बाद उनका जो गेट पास बनता है उसमें बहुत आधा घंटा लग जाता है, घंटा लग जाता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। जो हम पहले भी आपके माध्यम से आवाज उठाते हैं उसको थोड़ा सरल करो। उसके बाद वो गाड़ी गोदाम में जाती है, उतरती है, उसके बाद 72 घंटे का टाइम है। पर हम ये भी कह सकते हैं कि उसके 72 घंटे के बाद भी पेमेंट नहीं हो पा रही है किसान की। मैं मंडी में अपनी कनक लेके आया हूँ और यहाँ बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो पहले नंबर तो गेट पे ही रोक लेते हैं, ट्रैक्टर का नंबर दो, ये दो, बहुत परेशान करते हैं। तो हमने फिर चंडीगढ़ भी बात करी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से। उन्होंने कहा कि आप डट के खड़े हो वहाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो वो भी यहाँ आने के लिए तैयार रहते हैं। पंचकुला में देर रात बड़ा एक्शन आबकारी विभाग की तरफ से देखने को मिला, जहां कई नामी नाइट क्लब्स पर अचानक से रेड हुई और सेक्टर 5, सेक्टर 11 में क्लब्स पर छापेमारी हुई। मकाबी, अमीरी, स्विस लाउंज, द बॉर्डेगा, अलिफ लैला पर रेड हुई। मकाबी और मलीबू क्लब में अवैध शराब परोसी जा रही थी। बिना परमिट के शराब रखने का खुलासा हुआ है। नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संबंधित जो क्लब हैं उनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। आबकारी डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। इंस्पेक्टर राजीव कुमार की सख्त चेतावनी भी है कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी इसी तरीके से एक्शन जारी रहेगा। पहले भी इनमें से कई क्लब्स ऐसे हैं जिन पर एक्शन लिया गया था। कई बार रेड में नियमों का उल्लंघन पाया गया, लेकिन बार बार यही घटना दोहराई जा रही है। सख्त एक्शन के बाद भी इन पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। सिक्योरिटी गार्ड की जान बाल बाल बची है। घर के बाहर कार ने आतंक मचा दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे बेकाबू कार आपको तस्वीरों में नजर आ रही। सिक्योरिटी गार्ड की जान भी बाल बाल बची है। सामने से एक तेज रफ्तार बेकाबू कार आती है। सिक्योरिटी जो गार्ड वहां पर था, किसी तरीके से गनीमत रही कि जान बच गई। घर के बाहर कार ने खूब आतंक मचाया, एक दूसरी कार को भी हिट किया है और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पलवल में दिन दहाड़े लुटेरों का खौफ देखने को मिला। बारात पर हमला किया गया और बारात को लूटा भी गया। हथीन मंडकोला रोड पर रास्ता रोककर हमला किया गया बारातियों पर। गाड़ियां रोककर 25-30 लोगों ने खूब हंगामा किया। लाठी डंडों और रोड से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दूल्हे के गले से सोने की चेन और सामान लूटा। कीमती सामान और जेवर लेकर ये लुटेरे वहां से फरार हो गए। और पूरी घटना के बारे में ये सामने आया है कि इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश थी। 3 नामजद समेत 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर कुरुक्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पीपली रोड स्थित मोहन नगर में बड़ी वारदात हुई है। दुकान की 9 इंच मोटी दीवार तोड़कर चोर अंदर घुसे। आधी रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चोरों ने पहले कैमरों को घुमाया ताकि वो चोरी करते उसमें कैप्चर ना हो। फिर चोरी की हजारों की नकदी और लाखों का सामान लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए। करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के नुकसान की आशंका इस पूरे चोरी की वारदात में जताई जा रही है। दुकान पर आए तो देखा कि दुकान में सेंधमारी की हुई है। दुकान की साइड से दीवार तोड़ के चोर अंदर घुसे। उन्होंने अंदर घुस के कैमरे की लोकेशन चेंज की और उसके बाद दुकान में से उन्होंने गले में से कैश इकट्ठा किए और एक गल्ला निकाल के ले गए। बाकी सिगरेट्स, ड्राई फ्रूट, देसी घी, मोटा मोटा सामान जो भी है, परफ्यूम्स लेके गए अपने साथ। करीबन लाख रुपए का सामान का नुकसान भी है। अंबाला कैंट नगर परिषद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईओ देवेंद्र नरवाल ने अचानक से रेड कर दी। जांच के दौरान कई गंभीर गड़बड़ियां भी सामने आई हैं, जिनमें सफाई व्यवस्था की बदहासिती, फर्जी हाजिरी और सामान में हेराफेरी शामिल हैं। ईओ ने मौके पर ही कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए।
जांच में एक ही ट्रैक्टर पर 2 अलग-अलग नंबर प्लेट लगी हुई मिली, जिसे कोई अन्य व्यक्ति चला रहा था, जिससे मामला और ज्यादा संदिग्ध हो गया। वहीं कई सफाई कर्मचारी मौके से नदारद पाए गए, जबकि उनकी हाजिरी किसी और के नाम से दर्ज की जा रही थी। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।